आप सबका स्वागत है मोर देन 90 मिनट्स के यूरो 2020 वीकली एनालिसिस में। आशा करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आए। तो दोस्तों, ये जो रविवार गया है, इसको अगर रोमांचक रविवार हम बोले तो इसमें किसी को भी कोई डिबेट नहीं होगा, क्योंकि सुबह की चाय के साथ लोगों को देखने को मिला होगा कोपा अमेरिका का फाइनल, शाम की चाय और समोसों के साथ देखने को मिला होगा विंबलडन का फाइनल, और रात को खाने के बाद बढ़िया आइसक्रीम के साथ 12:30 बजे कई लोगों ने देखा होगा यूरो का 2020 फाइनल्स। और हमारे साथ फिर से आज राजन मौजूद है। राजन, ये पहली बात तो बताइए कि इस बार मैं टूर्नामेंट के बारे में नहीं पूछूंगा, मैं ये पूछूंगा कि संडे को आप कितनी रेटिंग देंगे एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, एज अ स्पोर्ट्स फैन। ये संडे तो एकदम फुल ऑन एंटरटेनिंग था। सुबह सुबह 5:30 बजे जब सूरज भी नहीं चढ़ा था तब तक ब्राजील का सूर्य अस्त कर दिया था अर्जेंटीना ने। और पॉ फटते ही लियोनेल मेसी ने अपनी पहली इंटरनेशनल ट्रॉफी जीती ली आखिरकार। बिल्कुल। और फिर विंबलडन भी था। विंबलडन में जोकोविच जीते। मेरे ख्याल से जो फाइनलिस्ट था वो इटालियन था। इटली के लिए बहुत बढ़िया दिन था, क्योंकि वो इटालियन प्लेयर भी अच्छा खेला, काफी तारीफ हुई उनकी जोकोविच के हाँ, खिलाफ। तो उस बंदे को इटालियन तो हार गया, बट लगता है इटली की जीत में लंदन में कुछ और ही लिखा था। बिल्कुल। मैशो बेरेंटीनी नाम है उस खिलाड़ी का जिनको जोकोविच से हारे फाइनल्स में। और फिर 12:30 बजे राजन, इट वेंट टू रोम फाइनली। आपने पहनी तो इंग्लैंड की जर्सी है वैसे, लेकिन उस दिन पिछली वीडियो में भी आपने मुझे बताया कि आपका दिल कह रहा था कि इटली को ही मिले। देखिए, मैं इटली के सपोर्ट में ब्लू जर्सी पहनकर आया, क्योंकि मेरा भी दिल यही कह रहा था, दिमाग मेरा दो इंग्लैंड कह रहा था, और वो हम सबका कह रहा था। और राजन, जिस तरीके से शायद ये मैच जैसे शुरू हुआ, दूसरे मिनट में ही लूक शॉ ने, और आप तो और भी खुश होंगे क्योंकि आपके मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाड़ी है, उन्होंने जो शुरुआत दी इंग्लैंड को, उसको देख के ऐसा लगा कि ये मैच इंग्लैंड बड़े आराम से शायद जीत जाएगा। और सिर्फ उस गोल को ही नहीं, उस हाफ को भी देख के, क्योंकि फर्स्ट हाफ में जो इंग्लैंड ने प्रेस किया इटली को, और इटली बिल्कुल आउट ऑफ द प्लेस थी, उनके तीनों फॉरवर्ड्स कुछ नहीं कर पा रहे थे, मिडफील्ड काफी ज्यादा आउट ऑफ द प्लेस लग रहा था, थोड़ा बहुत डिफेंस उनको बचा रहा था। लेकिन जो मैच प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने वो थे उनके कीपर, जो पूरे इस मैच में बेहतरीन परफॉर्मेंस करी। लेकिन हम धीरे धीरे करके इस मैच के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले राजन, इंग्लैंड के मैं फॉर्मेशन के बारे में बात करना चाहूंगा। 3-4-2-1 उन्होंने बुकायो साका को रखा बाहर, गैरेथ साउथगेट ने, और वो ट्रिपियर को लेकर आए। क्या ये आपको लगता है कि एक अच्छा मूव था फाइनल कॉन्टेस्ट में? बड़ी टीम्स के अगेंस्ट गैरेथ साउथगेट ये फॉर्मेशन खेलते हैं। अगर आपको जानो तो जर्मनी के अगेंस्ट भी बिल्कुल 5 बिल्कुल। एट द बैक कहते हैं, बट हाँ, वो से 3-4-3 कहते हैं। बट वो जो 3-4-3 होता है वो 5-3-2, बस बेसिकली आइडिया यही होता है कि आप जो भी टीम्स 4-3-3 खेल रही होती है तो उनके जो 3 बिल्कुल अटैकर्स होते हैं उनको नलिफाई करने के लिए 3 सेंट्रल डिफेंडर्स डाल दें और 2 विंग बैक्स। तो इस तरह से आप जी। 5 डिफेंसिव प्लेयर्स के साथ खेलते हैं। ट्रिपियर को लाना है में कोई बहुत क्या कहते हैं गैम्बल तो नहीं है। ट्रिपियर एक सीजन प्लेयर है, ला लीगा विनर जी है इस साल के, और बिल्कुल। लास्ट वर्ल्ड कप में तो वो फर्स्ट चॉइस राइट बैक था। काइल वॉकर नहीं खेल रहा था, ट्रिपियर खेल रहा था। तो ट्रिपियर सॉलिड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस्ड वेटरन है एक तरह से। इनफैक्ट इंग्लैंड के फर्स्ट गेम में तो ट्रिपियर को लेफ्ट बैक खिलाया था, लूक शॉ खेले भी नहीं थे। लेकिन जी लूक शॉ का फॉर्म इस वर्ल्ड कप में इतना तगड़ा रहा है, और बिल्कुल जो सेकंड मिनट में गोल करा बहुत ही बढ़िया क्लासिक काउंटर अटैक गोल था इंग्लैंड का। बिल्कुल। और आज बर्थडे है बाय द वे लूक शॉ का, तो सबसे पहले उनको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाइयां। अपने आपको बहुत बढ़िया गिफ्ट दिया। यूरो कप दे देते तो कुछ अलग ही गिफ्ट हो जाता, मैं लेकिन मतलब सबसे बेस्ट बर्थडे होता। राइट, लेकिन जिस तरह से हारे शायद उनका सबसे मायूसी वाला बर्थडे मनेगा आज बर्थडे। उनका। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज मैं उसी गोल के बारे में बात करूंगा कि 2 मिनट मैच को हुए हुए अभी अभी तक हुए थे, और एकदम इंग्लैंड ने अटैक बना दिया। और इटालियन डिफेंस जो इस टूर्नामेंट में अपनी डिफेंडिंग के लिए इटली जाना जा रहा था, वो उसको पता ही नहीं चला कि बॉल डली कहां से और लूक शॉ कहां से आके गोल मार गए। राइट, वो तो देखो, इटालियन डिफेंस का ये फर्स्ट जो बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ, वो क्या रीजन होगा? वो काउंटर था ना। वो तो आपने देखा था कि जब गेम स्टार्ट हुआ तो बिल्कुल इंग्लैंड के पास बॉल थी और हैरी मैग्वायर ने गलत पास दिया, कॉर्नर हुआ। तब तक इटली ने बॉल को टच तक नहीं करा था, है ना। पहला बिल्कुल। मैच ही इटालियंस के लिए लोरेंजो इंसिग्ने ने कॉर्नर लिया। तो जी जैसे ही वो कॉर्नर लिया गया, अचानक से काउंटर पड़ा। आपने देखा होगा, हैरी मैग्वायर ने क्लियर करी बॉल, हैरी केन पे आई, जी ट्रिपियर को उसने पास दिया। ट्रिपियर खाली खड़ा हुआ था राइट हैंड साइड पे, बिल्कुल अकेले खड़ा हुआ था। और फिर बिल्कुल। काउंटर पड़ा, सब भागे आगे की ओर, राइट। तो
डिफेंस को टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि जो डिफेंस के मेनस्टेज है बोनुcci और चिलियनी, वो तो कॉर्नर पे हेड मारने के लिए आगे गए हुए थे, है ना। और बिल्कुल बिल्कुल। पे जो होते हैं, जब कॉर्नर पे आपके जो सेंट्रल डिफेंडर्स होते हैं जनरली डी पे जाते हैं, और जी पीछे आपके जो फास्टेस्ट प्लेयर्स होते हैं जनरली विंग बैक्स होते हैं, उनको रखा जाता है ताकि काउंटर पे वो पीछे भाग सके। पीछे तो भाग सके। जितने भी प्लेयर्स थे सब पीछे भाग चुके थे, बट इंग्लैंड के जो प्लेयर्स थे वो मेरे ख्याल से 4 या 5 प्लेयर्स डी के अंदर थे, और जी लूक शॉ ने एकदम क्या कहते हैं अपनी पोजीशन बहुत बढ़िया से पकड़ के रखी, लेफ्ट साइड आउटसाइड रहे। जो डिफेंडर्स थे इटली के जो डी के अंदर थे वो साकिन हो गए सेंट्रली, और लूक शॉ को एकदम खाली बॉल मिली और उसका फिनिश बहुत प्यारा था, हाफ वॉली। आपने देखा होगा बहुत हल्के से एकदम, जैसे क्रिकेट में टच टच करा। है ना, जैसे जैसे क्रिकेट में जी टच बोलते हैं, शॉट नहीं, टच करा और टच। प्यारा गोल। सचिन का बैकफुट पंच याद आता था, ऐसे बस जी छूते थे और चौका जाता था मिडिल ऑफ द बैट से। लूक शॉ ने एकदम बिल्कुल। और बिल्कुल इस हाफ वॉली की तरह उसको कवर ड्राइव मारा, सीधा 4 रन मिले। और डोनारुमा जैसे कीपर को बिल्कुल मौका ही नहीं मिला हिलने का, और उस गोल को बचाने का। उस गोल में उस टाइम पे अगर 2 डोनारूमा भी होते वो भी नहीं रोक पाते उस गोल वो मैंने बचा पाता, क्योंकि बेहतरीन परफेक्ट टच था। और इस गोल की 2 ट्रिविया मैं और दे दूं हमारे व्यूअर्स के लिए। सबसे पहले तो ये यूरोपियन चैंपियनशिप का सबसे तेज गोल है, और उससे बढ़िया बात है लूक शॉ के लिए, क्योंकि लूक शॉ के करियर का पहला गोल था। तो जो ड्रीम स्टार इंटरनेशनल में, बिल्कुल क्लब में तो मारा हो गया जरूर। आपको क्लब के बारे में जरूर पता होगा उनके, क्योंकि आप उस क्लब को सपोर्ट करते हैं। लेकिन और इटली की बात करते हैं, इस फर्स्ट हाफ में राजन 4-3-3 फॉर्मेशन के साथ रोबर्टो मैंचिनी ने टीम को उतारा। सबने रोबर्टो मैंचिनी की बहुत ही तारीफ करी है इस टूर्नामेंट से पहले, कि उन्होंने इटालियन फुटबॉल का डीएनए पूरी तरीके से बदल दिया। जो टीम डिफेंडिंग के लिए जानी जा रही थी, इस बार वो डिफेंडर्स के वो शेरों की तरह अटैक कर रही थी। हर मैच में उनके अटैकर्स तीनों, किएजा, पेसिना, चाहे वो निकोलो बरेला आते थे, और खासकर चिरो इमोबिली, इन तीनों ने, या 4-5 जो भी इनके स्ट्राइकर्स हैं, उन चारों पांचों ने अपना काम करके दिया है। बेलोती भी, चाहे उनके काफी क्रिटिसिज्म हुआ है, लेकिन वो अच्छे एक स्ट्राइकर निकल कर आए हैं। ऑफ कोर्स डेवलप करेंगे अभी। इस मैच में पेनल्टी भी मिस करी उन्होंने अनफॉर्चुनेटली उसमें। लेकिन फर्स्ट हाफ में ये फॉरवर्ड लाइन बिल्कुल भी नहीं चली। किएजा के अलावा चिरो इमोबिली, इंसिग्ने ने, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई भी थ्रेटनिंग मूव बनाया कि इंग्लिश डिफेंस वैसी है। और इंग्लिश डिफेंस जो इस टूर्नामेंट की मेरे हिसाब से, आप लोगों ने पिछले वीडियो में बात करी, जो उनके चारों बैक हैं वो सबसे खतरनाक हैं। उसके बाद आप उनके सामने इतना हल्का परफॉर्मेंस करें, मुझे लगता है काफी ज्यादा, शुरू में तो मुझे लगता है काफी डिप्रेसिंग रहा होगा इटालियन टीम के लिए एज अ होल। नहीं, राइट, शुरू के अगर आप गेम जिसने भी देखा हो 20 से 30 मिनट तक तो इंग्लैंड काफी चढ़ी हुई थी, है ना। सेकेंड मिनट में गोल मार दिया था तो जाहिर सी बात है थोड़ा एड्रेनलिन पंप इन हो जाएगा, और काफी मोटिवेशन था, एनर्जी थी, है ना, होम पॉजिटिविटी, ग्राउंड था। होम ग्राउंड था, क्राउड सपोर्ट था, पॉजिटिविटी थी। शुरू के 20, 25, 30 मिनट तक इंग्लैंड काफी चढ़ी रही, लेकिन उसके बाद अगर आपने देखा होगा तो गेम बिल्कुल पलट गया। उसके जी बाद इटली बॉल को कंट्रोल करती रही, और इटली जी बहुत स्मार्ट तरीके से खेली। इटली ने बहुत क्लियर कट बिल्कुल। नहीं बनाया इस गेम में, अगर जी आपने जी देखा होगा। इनफैक्ट बहुत कम चांसेस बनाए, लेकिन इटली ने बॉल को डोमिनेट करा, पूरा गेम डिक्टेट करा, और एक जी बहुत स्मार्ट तरीके से इटली ने खेला। क्योंकि इंग्लैंड लेफ्ट और राइट साइड में विंग बैक्स के साथ खेल रहे थे, तो आपने देखा होगा जनरली इटली जो फ्लैंक से अटैक करती है, इस गेम में इटली जी ने फ्लैंक से बहुत कम अटैक करा। बॉल जो थी जी पेराटी और होर्गिनियो और आपका बारेला सेंटर में ही एक दूसरे के साथ 1 टच 2 टच पास खेल रहे थे, और बीच में जी ज्यादा रख रहे थे बॉल को रादर देन विंग में डालने से। क्योंकि बिल्कुल इंग्लैंड जो बिल्कुल। है विंग बैक से खेल रहा था, तो विंग में डालने पे क्या होता है, अगर आपसे बॉल मिस हो जाए तो अचानक से काउंटर पड़ जाएगा, जो कि दूसरे मिनट में पड़ा था। इटली प्लेयर्स को आगे कमिट कर रही थी, बट बहुत रिस्की नहीं खेल रही थी, सेफ खेल रही थी, बिल्कुल ताकि बॉल लूज ना बिल्कुल हो और काउंटर ना पड़े। और अगर आपने पूरा गेम बिल्कुल देखा होगा, दूसरे मिनट में गोल मारने के बाद भी, और इंग्लैंड के पास इतना कम पोजीशन था, इन दोनों चीजों के बावजूद काउंटर अटैक्स बिल्कुल नहीं पड़े। बिल्कुल इंग्लैंड नहीं। को एक भी चांस नहीं मिला काउंटर अटैक करने का, और ये इटली के स्ट्रीट स्मार्टनेस या एक्सपीरियंस दर्शाता है कि किस तरह से उन्होंने इस गेम को मैनेज करा। तो बिल्कुल बिल्कुल टैक्टिकली जो गेम था बहुत साउंड खेला गया, इटली बहुत सही खेली, और उसका रिजल्ट भी मिला। हालांकि दोनों टीम्स की अगर आप बात करो तो गोल स्कोरिंग चांसेस दोनों ने लगभग 0 ही बनाए, पहले गोल जी पड़ने के बाद बहुत कम चांसेस बने।
क्लियर कट चांसेस तो मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं है। जिस कॉर्नर पे गोल पड़ा वो ही था एक, मेरे को तो और कोई जी चांस याद नहीं है जब आपको लगा और एक गोल पड़ गया या बच गया। फर्स्ट हाफ में किएसा ने एक बहुत दूर से मारा था, डी के बाहर से शॉट मारा था, और सेकंड हाफ जी में उसने बहुत ही अक्यूट एंगल से मारा था, मतलब वो एंगल ऐसा था कि जी वो नहीं पड़ता कभी भी गोल। मतलब जी वो क्लियर जी कट चांस नहीं था, चांस तो बन रहे थे बट ऐसे चांस नहीं थे जिसमें गोल पड़े या लगे आपको ही गोल पड़ने वाला है। जी जी। मैं अपने स्टार्ट्स की बात करें राजन, मैं बता दूं हमारे व्यूअर्स को कि इंग्लैंड की इस पहले गोल मारने के बाद होम ग्राउंड एडवांटेज होने के बाद सिर्फ 34% पोजेशन रही। इटली की दूसरी तरफ 66% पोजेशन रही। आपको लगता है राजन, जो फर्स्ट हाफ के बारे में हमने बात करी कि इटालियन डिफेंस थोड़ा हिला हुआ दिखा, पूरी टीम थोड़ी हिली हुई दिखी, उसका बहुत बड़ा रीजन है स्पिनोज़ोला का नाम होना टीम में? नहीं, मेरे को नहीं लगता ऐसा। ऑफ कोर्स स्पिनाजोला को मिस तो करा, बट सेकंड मिनट में जब गोल खाया उसके बाद थोड़ा शेल शॉक हो गई थी इटली, और उनको जी टाइम लगा 15-20 मिनट रिकवर होने में, बट उन्होंने बहुत अच्छे से रिकवर करा उसके बाद। इनफैक्ट जो बिल्कुल। स्पिनाजोला के रिप्लेसमेंट थे एमरसन, और जी लेफ्ट फ्लैंक पे तो वो ही सबसे अच्छे अटैकिंग आउटलेट बन रहे थे। हालांकि जी स्पिनाजोला डिफेंसिवली ज्यादा साउंड होंगे उनसे, एमरसन से, आई एम श्योर, बट बिल्कुल बहुत ज्यादा कमी नहीं खली, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि उसकी एमरसन की वजह से गोल पड़ा हो या कुछ गलती हुई हो, तो ऐसा नहीं है कि उनकी कमी खली है। ऑफ कोर्स डेफिनेटली अगर वो होते तो प्लेइंग 11 में होते थोड़ा डिफरेंस होता, बट मिस तो करा, बट ऐसा नहीं है कि उनकी वजह से कुछ अनटूवर्ड हो गया हो इटली के साथ। जी जी। और अगर आप ध्यान, अगर हम जिन्होंने भी मैच देखा होगा वो भी अगर मैच के हाइलाइट्स फिर से देखें, तो जब पहला गोल पड़ा दूसरे मिनट में राजन इंग्लैंड का, तो गैरेथ साउथगेट ने कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन किया नहीं। और शायद उसका रीजन होगा कि क्रोएशिया के साथ 2018 वर्ल्ड कप में ऐसे ही 1-0 इंग्लैंड अप हुई और फिर 2-1 हार गई। मेरे को लगता है पेरिसिच और मांजुकिच गोल मार गए थे। क्या ये भी आपको लगता है गैरेथ साउथगेट के दिमाग में होगा कि इंग्लैंड हमेशा वो तो ले ही लेता है, बढ़त ले लेता है, लेकिन उसको संभाल के नहीं रख पाता? काफी नेगेटिव रही है इंग्लैंड पहला गोल मारने के बाद भी, और आपने जैसे सही कहा 2018 में इंग्लैंड क्रोएशिया के अगेंस्ट लीड लिया, लेकिन फिर पेरिसिच ने नॉर्मल टाइम पे गोल मारा और मांजुकिच ने जी एक्स्ट्रा टाइम पे गोल मार के 2-1 से हराया इंग्लैंड को। बिल्कुल। इंग्लैंड के लिए जो पहला गोल था मुझे लगता है बहुत ज्यादा जल्दी आ गया, तो ये उनके लिए मेरे को लगता है एंड में, अब रेट्रोस्पेक्टिव में हम बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली उस टाइम तो किसी को नहीं पता होता, बट काफी जल्दी गोल मार दिया उन्होंने, और उससे क्या हुआ, पूरे गेम में इंग्लैंड थोड़ा डिफेंसिव हो गई क्योंकि लीड थी, और इटालियंस को क्योंकि गेम चेस करना था वो ज्यादा प्रोएक्टिव हो गए, और एक बिल्कुल बार जब इटली चढ़ गई तो फिर वो वापस गेयर नीचे करा ही नहीं। इटली ने पूरा गेम डोमिनेट करा, पूरा डिक्टेट करा, और मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा ही होगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये थी कि इंग्लैंड काउंटर पे एक दो अटैक्स कर देगी, बट वो बिल्कुल जी भी नहीं हुआ, जो कि बहुत सरप्राइजिंग था। बिल्कुल। और रहीम स्टर्लिंग और हैरी केन जैसे प्लेयर होने के बाद भी वो राजन हुआ नहीं, जो अब बिल्कुल सही कह रहे हैं, काफी शॉकिंग, मुझे भी समझ में नहीं आया। और ये जो आपने बात कही वो कई फुटबॉल पंडित्स ने बाय द वे बात कही कि कभी कभी अर्ली गोल मारना बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि आप कंप्लेसेंट हो जाते हैं, सामने वाली टीम ज्यादा पंप अप हो सकती है। और शायद वही इंग्लैंड के साथ हुआ, और 67th मिनट में बुनुची ने बिल्कुल वो मौका नहीं छोड़ा, हेडर पहले बच गया, वो वहीं पे खड़े हुए थे और उन्होंने बेहतरीन वो गार्गल करते हुए उन्होंने सेलिब्रेशन करी और इटालियन टीम को वापस लेकर आए उस मैच के अंदर। अब जैसे इस 20 जो लास्ट 30 मिनट्स राजन शुरू हुआ, एक्स्ट्रा टाइम 90 मिनट्स तक तो 1-1 रहा, हम एक्स्ट्रा टाइम में जब गए तो उसमें भी इटली डिक्टेट कर रही थी, लेकिन जो आखिरी के 15 मिनट थे उसमें इंग्लैंड ने फिर रहीम स्टर्लिंग ने मिलकर कुछ जोर लगाया, 2-3 बार वो चढ़े ऊपर, लेकिन उसका भी कोई बहुत ज्यादा उनको, मेरे को लगता है, हाँ बिल्कुल थोड़ा नहीं ऐसा अटैक बना कि गोल मारे। सही कह रहा, थोड़ा सा मतलब पोजीशन लिया इंग्लैंड ने लास्ट लास्ट में, क्योंकि जैक ग्रीलिश को लाए थे बिल्कुल यही करने के लिए, अटैक करने के लिए, लेकिन जैसे कि हम कह रहे थे ना, क्रोएशिया से जब एक्स्ट्रा टाइम में हारे थे, मेरे को लगता है उससे ना बहुत ज्यादा बॉक्स डाउन हो गए गैरेथ साउथगेट। जी तो जी जी एक्स्ट्रा टाइम में भी गेम को ज्यादा अटैक नहीं करा। ग्रीलिश भी बिल्कुल जब आए मेरे ख्याल से 99 के 100 मिनट में आया था ग्रीलिश। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल अगर मैं दोनों टीम्स के सब्स्टिट्यूट्स की बात करूं तो ये जो गेम है इटालियन सब्स्टिट्यूट्स ने जिताया है और इंग्लैंड के सब्स्टिट्यूट्स ने हराया है। हरा बिल्कुल, अगर ये आप बिल्कुल सच बात। बिल्कुल इटली की बात करो तो चीरो इमोबिली का गेम बहुत अच्छा नहीं जा रहा था, उनको बाहर किया गया, उनकी जगह बिल्कुल बेरार्डी को लाए, बेरार्डी जी राइट साइड गए, इमोबिले सेंटर में आए, और जो राइट साइड में चिएसा खेल रहे थे उनको लेफ्ट में लाया गया। बिल्कुल बिल्कुल
और बरेला और वेराती बाहर गए, उनके 2 रिप्लेसमेंट्स आए जो थोड़ा एनर्जी लेकर आए और अटैक करते रहे जी हैं इनफैक्ट। जी और जी। इंग्लैंड के जो सब्स्टिट्यूट्स थे, नंबर 1 साका। साका का गेम अच्छा नहीं रहा। साका का नहीं, टूर्नामेंट बहुत बढ़िया रहा है। 19 बिल्कुल। साल का प्लेयर है, इमर्जिंग प्लेयर। अगर सब कुछ सही रहा, अभी आर्सेनल से खेलता है, अगर करियर सही पाथ पे रहा तो बहुत सॉलिड प्लेयर बनेगा आगे जाके। आर्सेनल के लिए लेफ्ट विंग खेला है, लेफ्ट बैक खेला है, लेफ्ट अटैकिंग मिडफील्ड जी खेला है। इंग्लैंड के जी। लिए राइट साइड में खेले प्रिडोमिनेंटली, और फिल फोडेन, जैक ग्रिलिश, जेडन सैंचो जैसे प्लेयर्स के ऊपर प्रायोरिटाइज करके गैरेथ साउथगेट ने साका को खिलाया है। लेकिन इस मैच में साका का जो गेम था बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। एक एक मोमेंट था गेम में जिसमें चिलेनी ने उसको गला खींच के पीछे गिराया। उसके अलावा साका ने पूरे गेम में कुछ नहीं करा। गेम के आइकॉनिक मोमेंट जो होता है उसमें इनका नाम रहेगा, हालांकि वो नहीं चाहेंगे, लेकिन 5वीं पेनल्टी मिस साका ने करी, जो कि मतलब बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। और जो बाकी 2 सब्स्टिट्यूट्स इंग्लैंड ने करे, रैशफोर्ड और जेडन सैंचो, आखिरी मिनट में सिर्फ पेनल्टीज के लिए, बहुत वियर्ड डिसीजन था। मतलब कम से कम 10 मिनट पहले लाना चाहिए था उन दोनों को, ताकि एटलीस्ट अटैक कर पाए इटली को। स्पेशली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जब बोनुcci और चिलियनी दोनों को नॉर्मल टाइम में येलो कार्ड्स मिल गए थे, तो रैशफोर्ड या ग्रीलिश जैसे डायरेक्ट प्लेयर को लाना चाहिए था कि इनको अटैक करे और फाउल ड्रॉ करे। बट बिल्कुल जैसे आपने बोला, काफी नेगेटिव खेली इंग्लैंड, और उनको उसका फल भी मिला है। बिल्कुल। और वही आपने बिल्कुल बात सही सही कही कि जब आपके पास 2 खिलाड़ी बाहर बैठे हैं, मार्कस राशफोर्ड और सांचोस जैसे, और आप जानते हैं कि वो इंग्लिश टर्फ पे खेलते हैं, अभी अभी ब्रूसिया डॉर्टमंड से सांचोस को साइन किया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, क्यों नहीं उनको मौका देना चाहिए? आप उनको मौका दीजिए, वो यंग प्लेयर्स है, सामने के दोनों डिफेंडर्स 34-36 साल के हैं। दूसरा जो आपने बहुत बेहतरीन बात करी कि उन दोनों को येलो कार्ड मिला हुआ है, तो ये भी मौका मिलता है। रहीम स्टर्लिंग ने कोशिश करी पेनल्टीज और येलो कार्ड को रेड कार्ड में तब्दील करवाने की, लेकिन उनको उसका भुगतान भरना पड़ा। रेफरीज ने उनको ही हमेशा बोला कि आप डाइव कर रहे हैं, लेकिन मार्कस राशफोर्ड और सांचोस की जो स्पीड है वो शायद नहीं, बहुत ही मेरे को लगता है, आप 90 मिनट से खेल रहे हैं, 120 मिनट से खेल रहे हैं, और 2 जवान प्लेयर्स अंदर घुस जाए तो बड़ा प्रॉब्लम होती है। तो वही गैरेथ साउथगेट का जो आखिरी में इस टूर्नामेंट में, तो मैं मानूंगा कि उनकी ओवरऑल मैनेजरशिप और कोच उन्होंने जो रहे हैं वो बेहतरीन रहे, लेकिन इस मैच के जो आखिरी में कुछ चेंजेस है वो बिल्कुल समझ के बाहर है। वो पेनल्टीज को मद्देनजर रखते हुए रखेंगे। पेनल्टीज की भी अगर हम लोग बात कर ले तो राशफोर्ड ने भी पेनल्टी मिस करी राजन, और आपने अभी भी बात करी कि बुकायो साका, जो अपना नाम याद नहीं रखना चाहेंगे उस लिस्ट में, उन्होंने भी इस पेनल्टी को मिस करा। और जो हम पिछले वीडियो में राजन बात कर रहे थे, शायद वही हुआ कि जो ये प्रेशर सिचुएशन है वो इंग्लैंड के ऊपर कर जाती है क्रॉप अप, और ये कर जाते हैं क्रैक। और मेरे को लगता है क्रैक, एक तो प्रेशर सिचुएशन, दूसरा वो जो 6 फीट 4 इंच का कीपर, जो मुझे लगता है हाइट में भी 6 फीट 4 इंच और चौड़ाई में भी 6 फीट 4 इंच है, डोनारूमा। 17 साल के थे जब इटली की टीम में आए हैं, और इन्होंने जिसको रिप्लेस करा वो इटालियन लेजेंड है, जियानलूगी बुफोन। और 17 साल से जब से इंटरनेशनल टीम में आए हैं, कभी टीम से हटे नहीं है, फर्स्ट कीपर रहे हैं बुफोन के रहते हुए भी। तो और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इस बार के डोनारूमा बने हैं। डोनारूमा की राजन, इस आप कई लोगों ने कहा कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पता नहीं उनको क्यों बना, पर क्या आप मानते हैं कि वो बनने चाहिए थे? इस सेमीफाइनल और फाइनल के एक तरह से मैन ऑफ द मैच है, तो ऑब्वियसली मतलब आप ये नहीं कह सकते कि डिजर्व नहीं करते। आप ये कह सकते हो हाँ, बहुत सारे चेल्सी फैंस कोई ने बोला और। कि जॉर्जिनो बनने चाहिए थे। देखो, जॉर्जिनियो ने तो फाइनल में पेनल्टी मिस करी ना। बिल्कुल, इसलिए मुझे तो इसलिए बने नहीं। डोनारूमा तो जब 17-18 साल से जब उनका कैरियर स्टार्ट हुआ एसी मिलान में, तभी से लोगों ने कह दिया था कि जी ये तो बुफोन के सक्सेसर है। बिल्कुल लेकिन अपनी इस इमेज को स्टैम्प करने के लिए आपको कुछ जीतना होता है, जो कि आज उन्होंने जी, जीत के साबित कर दिया। राइट, तो ये बिल्कुल तो इटली इज ब्लेस्ड कि 20 साल के लिए उनको बुफो मिल गए थे, और ऐसा लग रहा है अगले 20 साल के लिए डोनारूमा उनको और मिल गए हैं। तो 40 साल बिल्कुल इटली के बिल्कुल। इंटरनेशनल मैचेस में गोल कीपिंग के तो कीपर इन्होंने सेट है। खत्म कर दिए हैं। डोनारूमा की आप कितनी भी तारीफ करो, बट आप पिकफोर्ड को याद रखिएगा। पिकफोर्ड ने बिल्कुल, बहुत अमेजिंग गेम खेला। इनफैक्ट जो इटली बहुत का जो बेहतरीन। गोल पड़ा, लक खराब था। वो जो हेडर पे पिकफोर्ड का सेव था, बहुत बढ़िया सेव था, लेकिन वो अनलकी रहे कि जो सेव वो पोल पे लग के फ्री बॉल मिल गई बोनुcci को। बिल्कुल और पेनल्टीज में भी अगर आप देखो तो
डोनारुमा के 2 सेव्स थे और पिकफोर्ड के 2 सेव्स थे, और पिकफोर्ड के सेव्स जी ज्यादा टफ और ज्यादा बढ़िया थे। डोनारुमा को जो बिल्कुल 2 सेव करे, एक सांचो का और एक साको का, वो बहुत बुरी पेनल्टीज थी, काफी सेंट्रल और बिल्कुल सिंपल, बहुत इजी हाइट, ना ऊपर ना बिल्कुल नीचे, बिल्कुल ना नीचे हाइट बिल्कुल पे साको और जेडन सांचो की पेनल्टीज थी, बहुत ही बुरी पेनल्टीज। बट ठीक है, प्रेशर है, यंगस्टर्स हैं दोनों। जी रैशफोर्ड की पेनल्टी, रैशफोर्ड ने तो उसको बीट कर दिया था, गलत साइड भेज दिया था, बट पोस्ट पे लग गई। लेकिन बिल्कुल पिकफोर्ड ने जो जॉर्गिनियो का सेव करा, वो स्पेशल था, वो बहुत बिल्कुल अमेजिंग था, क्योंकि ऑर्गिनियो जो है पेनल्टी स्पेशलिस्ट है। सेमीफाइनल बिल्कुल में पेनल्टी मार के जिताया, और ये मौका भी ऐसा था जॉर्गिनियो पेनल्टी मार दे और इटली जीत जाती, बट सेव किया, बहुत बेहतरीन सेव था। और जब बिल्कुल सेव करा तो ऐसा लगा भाई ये तो फंस गया फिर से गेम, लेकिन लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। साका ने कोशिश करी कि फंसे ना गेम, इटली की तरफ गेम चले जाए, अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल, बहुत और ड्रामा था, बहुत ड्रामा हुआ। बहुत, और जैसे हमने कहा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डोनारुमा रहे। यंग प्लेयर जो इस टूर्नामेंट का जिसको अवार्ड मिला है वो है पेड्री, स्पेन से, तो मैं उसके लिए बहुत खुश हूं। हमने पेड्री के बारे में बात भी करी थी सेमीफाइनल वाले पॉडकास्ट में, 18 वर्ष से बहुत बेहतरीन। लेकिन जिसको मिला है टॉप स्कोरर, हम लोग सोच रहे थे कि शायद पैट्रिक शिक निकाल देंगे एंड में। हैरी केन के पास एक बहुत ही सुनहरा अवसर था अपने नाम उसे करने का, लेकिन सिर्फ वो एक असिस्ट की वजह से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को वो मिला, क्योंकि करीम बेंजेमा और पैट्रिक शिक उनके जस्ट पीछे थे, लेकिन दोनों के असिस्ट नहीं है, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक असिस्ट। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए मुझे लगता है इंडिविजुअली, जैसे हर टूर्नामेंट होता है, वो इंडिविजुअली उनके लिए बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट। और वर्ल्ड के दोनों टॉप प्लेयर्स के लिए राजन, अर्जेंटीना के लिए लायनल मेसी, उन्होंने कोपा अमेरिका पहली अपनी इंटरनेशनल ट्रॉफी जितवा दी अर्जेंटीना को, और रोनाल्डो ने बहुत अच्छी कोशिश करी कि पोर्चुगल शायद पहुंच पाए। बहुत फेवरेट्स भी थे जिस किस्म की टीम थी, लेकिन अपने लिए एक और ट्रॉफी लगा दी अपने कैबिनेट में, उनके पूरे परिवार ने एक और ट्रॉफी को देखने को मिलेगा। क्या आपको राजन अब ये लगता है इन दोनों टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बैलन डोर इस साल फिर लायनल मेसी के पास ज्यादा चांस है, लेकिन क्या आपको लगता है कि शायद अब ये गोल्डन बूट मिलने की वजह से क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी उस रेस में काफी ऊपर तक है? नहीं, रोनाल्डो को तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि रोनाल्डो ना क्लब लेवल पे कुछ जीते, ना सीरिया जीते हैं, ना चैंपियंस लीग, ना यूरो जीते हैं, तो रोनाल्डो तो जी, आउट है रेस में। टॉप स्कोरर है लेकिन हर जगह पे, बाय द वे। हाँ, नो डाउट टॉप स्कोरर है, बट मुश्किल है उनको, मतलब बिल्कुल कंटेंडर भी मानना मुश्किल है उनको तो। बिल्कुल। मेसी का हाँ, कोपा अमेरिका जीतने के बाद चांस बना और हाईएस्ट स्कोरर भी है बाय द वे है टूर्नामेंट के, 4 गोल टूर्नामेंट मारे। के। हाँ बिल्कुल, अकेले दम पे फाइनल तक ले गए। हालांकि फाइनल जी में ज्यादा कुछ करा नहीं, डिमारिया ने गोल मारा, लेकिन सारा श्रेय मेसी खा गए। तो कई मीम्स भी बन रही है डिमारिया को गौतम गंभीर बोलते हुए जी फाइनल। जी बिल्कुल। मैं इस बारे में राजन बात भी करना चाहूंगा, अब इस पॉडकास्ट के खत्म होने से पहले और यूरो के बारे में एंड में बात करने से पहले, आपको लगता है कि ये सुपरस्टार के टीम में होने की वजह से, जैसे मेसी और रोनाल्डो, बहुत सारे बेहतरीन खिलाड़ी हमेशा के लिए शैडो हो जाते हैं? और डी मरिया की आपने बात करी, डी मरिया एक बेहतरीन खिलाड़ी है इंटरनेशनल लेवल पर। बिल्कुल, वो एक्चुअली ये जो कोपा अमेरिका था बहुत ज्यादा हाइप अप भी हो गया था, क्योंकि मेसी आज तक कुछ जीता नहीं था इंटरनेशनली। जी और ये जो सीजन है, जो ये टाइम है, इस टाइम पे पिछले 1 साल से मेसी का जो टाइम है बार्सिलोना में, बड़ा ही डूबियस सा रहा है, कंट्रोवर्सीज हुई है, लास्ट ईयर भी वो जाना वाला था, फिर उसको जबरदस्ती रोका गया, अभी इस साल जून में उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। तो जी मेसी इज एक्चुअली विदाउट अ क्लब राइट नाउ, है ना। एकदम। तो पर्सनली चीजें सही नहीं चल रही थी, तो आई एम श्योर ये जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट या जो एक्colades मिले हैं, वो उस उसके लिए काफी, क्या बोलते हैं, मेसी को, बूस्टर होगा। हाँ बूस्टर होगा। प्लस इतने साल से नहीं जीते थे, और 3 फाइनल्स हारे थे कोपा अमेरिका के, 3 जी फाइनल हार चुका है, एक वर्ल्ड कप हार चुका है लियोनेल मेसी। तो बिल्कुल बहुत ज्यादा वांट थी उनकी, कुछ तो मैं जीतूं। तो आखिरकार जी चलो एटलीस्ट एक ट्रॉफी मिल गई, तो एवरीथिंग वाज आउट मेसी। मतलब अगर एंजेल डी मारिया हैट्रिक भी मार देता ना इस गेम में, तब भी लोग मेसी तो भी मेसी मेसी। करते हैं, नाचते हैं आते हैं। तो बिल्कुल क्या ही बिल्कुल था वो, आप कुछ भी कर रहे हो उसमें। बिल्कुल। मुझे तो जितने भी मेसी फॉलोअर्स होंगे दुनिया में, जो बहुत ही ज्यादा है, वो उनके लिए बहुत ही खुशी का दिन कि उनके बिल्कुल, इंडिया सुपरस्टार में भी ने मैं तो अब। इंस्टाग्राम में देख रहा था, बंगाल और महाराष्ट्र में भी लोग नाच रहे थे अर्जेंटीना के जीतने पर। मैंने तो देखा कि लोगों ने केरला में, अगर मुझे ध्यान नहीं, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा
लोगों ने अपने स्कूटर अर्जेंटीना के कलर में पुतवाए हुए हैं और उसमें मेसी लिखा हुआ है। और ये दर्शाता है राजन की सिर्फ ये जो ग्लोबल स्टार्स हैं मेसी और रोनाल्डो जैसे और नेमार जैसे भी, क्योंकि नेमार के भी बहुत सपोर्टर्स मैंने देखे, ये सिर्फ अपने कंट्रीज में फेमस नहीं है, ये हर दुनिया के गली कूचों में हर गांव में फेमस है। और ये बहुत खूबसूरत बात है इस गेम की। अब ये गेम का ये बहुत दिनों से चल रहा था, थोड़ा ड्राई पीरियड रहेगा, खैर ट्रांसफर विंडोज आ गई है, लोग उसके बारे में बात करेंगे, अगले सीजन शुरू हो जाएंगे और इसलिए आपके साथ मोर देन 90 मिनट्स आगे तक जुड़ता रहेगा। ये मत समझिएगा कि यूरो 2020 खत्म हो गया तो अब हम आएंगे नहीं, अब हम और इंटरनेशनल वीडियोस के साथ आए, इंटरनेशनल फुटबॉल की वीडियोस के साथ आएंगे, इंडियन फुटबॉल के ऊपर हमारा बहुत बहुत फोकस रहेगा। तो आपका सपोर्ट मिलता रहना चाहिए। मुझे लगता है कि सिर्फ गगन चूमेंगे हम इस इनिशिएटिव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजन, हमारे साथ फिर से जुड़ने का इस पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू करण, और सभी सुनने वालों को भी थैंक यू।